आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मेडिकल सर्जिकल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और इसी को शॉर्टकट में अपन कहते हैं MI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप ये मत समझ लेना कि MI का नाम जो है मुंबई इंडियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, इसका नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का ही दूसरा नाम होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से अपन इसको जानते हैं, और इसी का तीसरा नाम होता है जो कंपटीशंस में काफ़ी बार पूछा जाता है, हार्ट अटैक के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब ज़रा आप सभी देखिएगा यहाँ पे कि मायोकार्डियम जो है हार्ट का कौन सा लेयर होता है, यहाँ पे मिडल लेयर होता है। हार्ट की मिडल लेयर्स को अपन कहते हैं मायोकार्डियम्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और यह हार्ट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है, जिसका काम जो है क्या होता है, यहाँ पे हार्ट को पंप करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंफार्क्शन जो हो रहा है मायोकार्डियल लेयर्स के अंदर यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें होगा क्या यहाँ पे कि मायोकार्डियम जो है उसको ब्लड सप्लाई जो करता है, उस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। अब इस डिजीज के अंदर जो है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और जब कभी आपके कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसको प्रॉपर रूप से क्या नहीं पहुंच पाता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है नहीं हो पाती है मायोकार्डियम लेयर्स को, जिसकी वजह से मायोकार्डियम में क्या हो जाता है, यहाँ पे इंफार्क्शन होना चालू हो जाता है। इंफार्क्शन जो है वो होना चालू हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज होता है आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है हार्ट के अंदर, और पेशेंट के क्या आ जाता है, यहाँ पे हार्ट अटैक जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पूरी डिजीज में हुआ क्या कि मायोकार्डियम जो लेयर होती है आपकी हार्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, जो कि हार्ट को पंप करने में सहायता करती है। मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कौन करता है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी करती है, और कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से लिहाजा यहाँ पे हुआ क्या कि प्रॉपर रूप से मायोकार्डियम को क्या नहीं हो पाया, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई यहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं पहुँच पाया, और मायोकार्डियम लेयर में क्या आ गया, यहाँ पे इंफार्क्शन आ गया। और इंफार्क्शन किस टाइप का है, यहाँ पे इरिवर्सिबल टाइप का इंफार्क्शन आया है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो कि वापस रिवर्ट बैक नहीं हो, रिवर्ट बैक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मायोकार्डियम जो लेयर है वापस अपनी नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे नहीं आ पाती है, और पेशेंट के क्या आ जाता है, यहाँ पे अटैक भी आ जाता है। ठीक है, और जिसको अपन कहते हैं यहाँ पे हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, और पेशेंट की कभी कभी क्या हो सकती है, यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इतना चीज़ आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुई होगी मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। अब देखिए कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो डिजीज है वो आखिर होती कैसे है। ये काफ़ी बड़ा काम का मुद्दा है कि ये डिजीज जो है वो होती कैसे है। तो आप जो है वन बाय वन मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट आर द रीजंस व्हिच आर क्रिएट द मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन द पेशेंट। देखिए इस डिजीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, वर्च्यू ट्राइड। वर्च्यू ट्राइड जो है उसके बारे में अपन बात करें। देखिए वर्च्यू ट्राइड में क्या है, तीन चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज को कहते हैं ब्लड स्टेसिस। पहला चीज देखिए अपन मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसका कारण पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से ये डिजीज जो है वो होती है। इसमें पहली चीज मैंने आपको बताई वर्च्यू ट्राइड। वर्च्यू ट्राइड क्या कहता है कि यहाँ पे आपके पास तीन चीज है जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसको क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिसमें पहली चीज मैंने आपको जो बताई उसका नाम है ब्लड स्टेसिस। यदा कभी कभी अपने क्या होता है कि ब्लड यदि रुकना चालू हो जाए, क्या होना चालू हो जाए, यहाँ पे ब्लड रुकना चालू हो जाए, तो जब ब्लड रुकेगा
तो मायोकार्डियम को क्या नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाएगा। और मायोकार्डियम को जब ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे मायोकार्डियम में इंफार्क्शन आ जाता है। तो पहला कारण होता है जिसका नाम है ब्लड का रुकना, जिसे कहते हैं ब्लड स्टेसिस। दूसरा कारण है जिसका नाम है कोगुलेशन। कोगुलेशन यानी कि जब कभी कोई ब्लड जो है वो क्लॉट होना चालू हो जाए, यानी कि ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर क्लॉट होना चालू हो जाएगा तो आगे की तरफ क्या नहीं जाएगा मुन्ना, यहाँ पे ब्लड जो है वो नहीं जाएगा। और जब ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ पे मायोकार्डियम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंफार्क्शन जो है वो आ जाएगा। तो दूसरा कारण मैंने आपको बताया कोगुलेशन। और तीसरा कारण होता है, उसका नाम है यदि एंडोकार्डियम को क्या हो जाए, यहाँ पे इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। किसको, यहाँ पे एंडोथीलियम को क्या हो जाए, यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे आगे की तरफ मायोकार्डियम को क्या नहीं जा पाता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है और इंफार्क्शन जो उसकी कंडीशन अराइज हो जाती है। तो देखिए 3 कारण मैंने आपको बताए पर्चुक्राइड में। पहला क्या था, यहाँ पे ब्लड स्टेसिस, यानी कि ब्लड के रुकने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मायोकार्डियम में इंफार्क्शन हो रहा है। दूसरा कोगुलेशन, यदि ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसकी वजह से भी आगे की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा मायोकार्डियम्स को और आपके इंफार्क्शन जो वो अराइज हो जाएगा। तीसरा कारण यहाँ पे एंडोथीलियम को यदि इंजरी हो जाती है, ब्लड वेसल्स की जो लेयर होती है एंडोथीलियम, उसमें यदि इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हो सकता है। तो ये 3 चीज आपने पढ़ा। दूसरा चीज यहाँ पे जो कारण होता है उसका नाम होता है थ्रोम्बोसिस। कि यदि ब्लड के अंदर थ्रोम्बस या क्लॉट बनना चालू हो तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने की चांसेस जो है दर बदर आपके बढ़ सकते हैं। थ्रोम्बस बनने की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हो सकता है। अब उसके बाद हम देखिए रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है आपके यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हो सकता है। तो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे आपको यहाँ पे जिसका नाम है रिस्क फैक्टर, जो कि क्या लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पहला रिस्क फैक्टर होता है जिसका नाम होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। क्या होता है यहाँ पे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब देखिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको अपन क्या कर सकते हैं, रिस्टोर किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अपन वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं होना। ठीक है, तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर पहला रिस्क फैक्टर होता है, उसका नाम होता है हाइपरलिपिडेमिया। क्या होता है यहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया का मतलब है कि यदि ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाए, यहाँ पे मुन्ना यहाँ पे लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी लिपिड के लेवल की बढ़ने की वजह से भी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या जमा हो जाता है, यहाँ पे प्लेग जमा हो जाता है। तो जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेग जमा होता है तो आपको भी पता है कि आगे की तरफ मायोकार्डियम को क्या नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और जब कभी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आपके एमआई जो है उसको ये क्रिएट कर लेगा और पेशेंट के यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ, यहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ गया, यहाँ पे लिपिड का लेवल बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कारण है यहाँ पे जिसका नाम है यहाँ पे हाइपरटेंशन। दूसरा रीजन है उसका नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है, देखिए हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि बीपी जो होती है, एक पेशेंट की जो बीपी जो होती है वो बढ़ जाए, यानी कि बीपी जो है वो कितने से ज़्यादा हो जाए, 140/90 mm ऑफ Hg से यदि ज़्यादा आपकी ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइपरटेंशन कहते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि एडल्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन जो है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। एडल्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन को अपन साइलेंट किलर कहते हैं। इसकी वजह से जो है आदमी को पता भी नहीं चलता है कब मर गया। ठीक है, साइलेंट जो है सुता सुता ही जो है यहाँ पे खत्म हो सकता है।
समझ रहे हो आप? तो इसलिए मैंने इसको बोला साइलेंट अटैक बोल सकता हूँ या साइलेंट किलर बोलता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। यानी कि हाइपरटेंशन को अपन एडल्ट में क्या बोलते हैं यहाँ पे? साइलेंट किलर बोलते हैं। आदमी रह जाएगा, सोया था तो सुबह उठेगा ही नहीं, देखो ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे जो रहते हैं न्यूबॉर्न, नाना जो बाबू रहता है उस बाबू उसके अंदर भी जो साइलेंट किलर होता है उस डिजीज का नाम होता है हाइपोथर्मिया। क्या कहते हैं मुन्ना इसको? हाइपोथर्मिया कहते हैं। और मेरे प्यारे बेटों यहाँ पे हाइपोथर्मिया का मतलब है कि टेम्परेचर जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन से नीचे आ जाए, ठीक है, उस कंडीशन को अपन हाइपोथर्मिया कहते हैं। और इसमें इसको भी अपन क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन ये साइलेंट किलर किसमें होता है मेरे प्यारों? ये साइलेंट जो है मेरे प्यारों ये न्यूबॉर्न्स में होता है। छोटे बच्चों में साइलेंट किलर आपको हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, यूट्रस से बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू आता है, तो जब वेजाइना के थ्रू आता है तो अंदर का माहौल तो आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, गरम गरम रहता है। अब बाहर जब जैसे आया तो उसको क्या हुआ, बाहर आने से आपको भी पता है कैसा माहौल है, बाहर का माहौल बहुत खराब है भाई, ठीक है। मैं बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि बाहर ठंड ज़्यादा रहती है, तो ठंड में वो स्लट जाता है कभी कभी, साइलेंट किलर कहलाता है न्यूबॉर्न्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर हो सकता है उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल से क्या हो जाए, यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, तो डायबिटीज की वजह से भी पेशेंट के अटैक आ सकते हैं। मैंने खुद में भी देखे अटैक आते हुए, ठीक है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर। दूसरा कारण है यहाँ पे ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी कि मोटापा, जो मोटे आदमी रहते हैं उनको ज़्यादा डर रहता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने का यहाँ पे, ठीक है। तो मोटे आदमियों में ज़्यादा आता है वही सा भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वह। दूसरा चीज़ जो आपको आता है यहाँ पे उसका नाम है एल्कोहल। आजकल के जो युवा हैं सबसे ज़्यादा एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी पार्टी करना होता है, ठीक है, तो वो एल्कोहल जो है उसको चढ़ा लेते हैं। अब ऐसे भी नहीं करते, थोड़ा सा नहीं लेते, वो एक पेग नहीं लेंगे, ठीक है, पेग को जो है पूरा ही टिका जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो तो आदत हो गई आते को एल्कोहल लेने की, तो आदत है बहुत सारे लोगों को। आपको पता है एल्कोहल लेंगे तो आपको पता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, इसमें नॉर्मल सी बात है। दूसरा स्मोकिंग, पूरा भारत उठ रहा है स्मोकिंग के अंदर, ठीक है। स्मोकिंग जो है हर एक युवा स्मोकिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्मोकिंग की वजह से भी आपके क्या हो सकता है, यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ कारण है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी बस की बात है कि मैं एल्कोहल नहीं पीऊँगा तो भाई साहब मेरे नहीं होगा, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होगा, करते ही नहीं होगा। स्मोकिंग भी नहीं करूँगा तो नहीं होना है, कभी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे लिपिड जो है उसके लेवल को मैं कम कर दूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे हार्ट अटैक जो है वो वगैरह नहीं आएगा। और हाइपरटेंशन यदि अपन नॉर्मल से रहे, वो टेंशन लेने का ही नहीं, टेंशन देने का। दुनिया जो है वो टेंशन लेती है भाई, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आप कहीं पे भी जाओगे हर कोई टेंशन देने को तैयार है, हर कोई कुछ नहीं जो है वो करता रहता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है उसको भी आप रिड्यूस करके जो है इससे बच सकते हैं। तो ये मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हो गए। दूसरे अपन पढ़ेंगे ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको अपन क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको कहेंगे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। पहला रिस्क फैक्टर क्या बताया मैंने, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर बताया। दूसरा रिस्क फैक्टर है यहाँ पे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो अपन पढ़ रहे हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। देखिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको अपन क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, और लिहाजा इसमें रत्ती भर भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसे कहेंगे अपन नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। यानी कि वो रिस्क फैक्टर है जो एक बार हो गया तो इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसको कहेंगे नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। इसमें देखिए यहाँ पे पहला रिस्क फैक्टर आता है, उस रिस्क फैक्टर का नाम है एज। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसका होने का चांसेस जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि बुढ़ापे में जो है आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने का, हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा कारण होता है यहाँ पे सेक्स। सेक्स का मतलब होता है, जेंडर से मेरा तात्पर्य है, ठीक है। तो जेंडर का मतलब है कि
कि यह मुख्य रूप से आपके जो मेल कैंडिडेट है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू दी फीमेल्स की तुलना में। आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक देखने को मिलता है मेल के अंदर। तो इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। दूसरा, यदि फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि यदि परिवार के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट है तो मेरे वाले परिवार में यदि मान लीजिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी को था तो वो मेरे भी क्या है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं क्या नहीं कर सकता यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो फैमिली हिस्ट्री भी आपके क्या करती है यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो वो कोज क्रिएट करती है। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे? पहला आपने पढ़ा कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपका बढ़ता जाता है। दूसरा कारण यहाँ पे सेक्स, यहाँ पे जेंडर है, यानी कि मेल के अंदर ज़्यादा क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली के अंदर यहाँ पे किसी को मायोकार्डियल है तो अपने भी क्या होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या यहाँ पे होते हैं जब किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो होता है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे होंगे। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है। पहला वर्ड क्या कहलाता है यहाँ पे साइन। साइन वो चीज होता है जिसको डॉक्टर जो है वो क्या करता है यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। क्या करते हैं यहाँ पे डॉक्टर जो ऑब्जर्व करता है उस वाली कंडीशंस को अपन साइन कहते हैं। और सिम्टम्स किसे कहते हैं? सिम्टम्स वो चीज होता है जिसको पेशेंट जो है वो बताता है। क्या करता है यहाँ पे? पेशेंट बताता है। माना कि मेरे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आकर के मेरे को जो हिस्ट्री बता रहा है कि मैं ये चीजें करता था, मेरे फैमिली मेंबर्स इतने हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें बता रहा है, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सिम्टम्स। ये सारा क्या यहाँ पे सिम्टम्स है। और साइन क्या है? डॉक्टर ने ऑब्जर्व करा, जैसे कि उसका बीपी लिया, उसका टेम्परेचर लिया, ठीक है, और उसका जो सैचुरेशन देखा, ये सारा चीज के यहाँ पे साइन है, यानी कि डॉक्टर कर रहा है और पेशेंट जो बता रहा है दिस इज द सिम्टम्स है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी किसी पेशेंट की मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो पहला सिम्टम्स क्या होगा? पेशेंट के अंदर आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे चेस्ट पेन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चेस्ट पेन जो है वो रेडिएट हो जाएगा, आपके शोल्डर में चला जाएगा और शोल्डर से जाता हुआ आपकी जो है लेफ्ट हैंड में यहाँ पे चला जाता है। लेफ्ट हैंड के अंदर आपका चला जाएगा ये जो पेन होता है वह, यानी कि चेस्ट पेन हुआ वो सबसे पहले आपके गर्दन में जाएगा, उसके बाद वो शोल्डर में जाएगा, शोल्डर से होता हुआ लेफ्ट साइड पे जो हैंड है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन। दूसरा सिम्टम्स यहाँ पे होता है डायाफोरेसिस। क्या होता है यहाँ पे? डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको स्वेटिंग जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा सिम्टम्स हो गया यहाँ पे डिस्पीनिया। क्या देखने को मिलेगा आपको? डिस्पीनिया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब कभी किसी पेशेंट्स के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, डिस्पीनिया। चौथा आपको सिम्टम जो देखने को मिल सकता है रेस्टलेसनेस। क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे? रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेशेंट के अंदर रेस्टलेस हो गया, यानी कि वो रेस्ट जब करेगा तो उसको डिस्कम्फर्ट यहाँ पे महसूस होगा, रेस्टलेसनेस यहाँ पे होगा, ठीक है। और कभी कभी पेशेंट का चेस्ट क्या हो सकता है? हैवीनेस होगा, यानी कि चेस्ट जो है भारी भारी लगेगा पेशेंट को, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो चेस्ट के ऊपर, ऐसा भी पेशेंट के यहाँ पे हो जाएगा। और दम घुटना सा ऐसा स्टार्ट हो जाता है पेशेंट की, चेस्ट ऐसे लगता है जैसे 2 किलो का वजन रख दिया हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? चेस्ट हैवीनेस इसे कहेंगे। नेक्स्ट हो सकता है अनईजीनेस। क्या हो सकता है? अनईजीनेस, यानी कि पेशेंट को ईजी नहीं रहेगा, पेशेंट हमेशा यहाँ पे अनईजीनेस फील करेगा या इरिटेट महसूस करेगा, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। तो क्या क्या सिम्टम्स हुए जरा दोबारा से देखिए आप।
पहला सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन होता है। यह पेन किस में जाता है? यहाँ पे नेक में जाता है, यहाँ पे उसके बाद में नेक के बाद में यहाँ पे किस में जाता है? यहाँ पे शोल्डर में जाता है, शोल्डर के बाद में आपके लेफ्ट हैंड में चला जाता है, पहली बात। दूसरा यहाँ पे डायफोरेसिस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट के अंदर। तीसरा चीज आपको डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगा। चौथा चीज यहाँ पे रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपका चेस्ट जो है वो हैवीनेस रहेगा, चेस्ट भारी भारी रहेगा और अनइजीनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दीज आर द साइन एंड सिम्पटम्स। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो इसके क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे हो सकते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। तो पहला चीज देखिए, जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं? यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, यानी कि पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे पेशेंट का क्या करते हैं? यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो पेशेंट का यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि पहला लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा लेंगे यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, उसका नाम है यहाँ पे ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अपन यहाँ पे करते हैं, कार्डियोग्राफी यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि ईसीजी करेंगे। और ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एसटी सेगमेंट जो है वो आपको बड़ा हुआ मिलेगा। एसटी सेगमेंट आपको क्या है? यहाँ पे एलिवेटेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब ईसीजी करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको एसटी सेगमेंट बड़ा हुआ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे कार्डियक मार्कर्स। क्या करेंगे? यहाँ पे कार्डियक मार्कर्स जो हैं उसको चेक करेंगे। और देखिए कार्डियक मार्कर जो होता है वो कंफर्मेटिव क्या होता है? यहाँ पे टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। किसका? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कंफर्मेटिव टेस्ट यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा आपका यहाँ पे कार्डियक मार्कर्स, ठीक है। कार्डियक मार्कर जो है आपका क्या होगा? यहाँ पे कंफर्मेटिव टेस्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट चीज अपन कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे मायोग्लोबिन। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मायोग्लोबिन जो है उसको भी चेक यहाँ पे किया जा सकता है। तो क्या क्या करेंगे? यहाँ पे पहला करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे? यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरा डायग्नोसिस आप कर सकते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अपन कर सकते हैं, जिसमें आपका एसटी सेगमेंट जो है यहाँ पे एलिवेटेड रहेगा। और कार्डियक मार्कर जो है वो क्या है? यहाँ पे कंफर्मेटिव टेस्ट यहाँ पे होता है। और नेक्स्ट चीज आपका यहाँ पे होगा मायोग्लोबिन, जब वो चेक करेंगे यहाँ पे। ये सभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे होते हैं, किसके? मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है उसके यहाँ पे। नेक्स्ट और चीज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रोपोनिन, इसका लेवल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रोपोनिन जो है उसका लेवल भी अपन यहाँ पे क्या है? चेक कर सकते हैं। और ट्रोपोनिन जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक क्या है? यहाँ पे मार्कर्स होता है, स्पेसिफिक मार्कर्स होता है यहाँ पे ट्रोपोनिन जो होता है वह। और चीज चेक कर सकते हैं जैसे कि CPK-MB। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? CPK-MB जो है उसका लेवल भी अपन चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं LDH का लेवल भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। LDH का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो इसका लेवल भी अपन चेक कर सकते हैं, LDH का लेवल। तो क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, ये सारे इसका क्या हो गया? यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो क्या हो सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशंस यहाँ पे करेंगे। तो पहला यहाँ पे होगा, उसका नाम है, ठीक है, TPS, ठीक है। TPS का मतलब है यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर फैक्टर्स। टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर फैक्टर्स, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर फैक्टर्स जो हैं वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए TPS के अंदर क्या होगा? यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर जो प्लाज्मोजन है, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे प्लाज्मोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? यहाँ पे प्लाज्मिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर जो फैक्टर है वो क्या करता है कि प्लाज्मोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यहाँ पे प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और आपकी जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो कंडीशन उसको रिजोल्व कर देता है।
ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कि टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर आती हैं? उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये वो मेडिकेशन होती है जो कि टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर आपके यहाँ पे आती है। दूसरा यहाँ पे आता है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज भी यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स यहाँ पे होती है। नेक्स्ट होती है रेटिप्लेज। रेटिप्लेज जो मेडिकेशंस हैं ये भी किस में आती है? यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकेशन है एटिप्लेज। एटिप्लेज जो मेडिकेशन है ये मेडिकेशंस भी आपके टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे आती है। और नेक्स्ट एक और मेडिकेशन होते हैं टेलीप्लेज। टेलीप्लेज जो मेडिकेशंस है ये भी आपके किस में आती है? यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे आती है। टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर्स क्या करते हैं? यहाँ पे प्लाज्मोजेन को किस में कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पे प्लाज्मिन के अंदर और रिजोल्व करता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन को। इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन आती है? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज आती है, यूरोकाइनेज आती है, रेटिप्लेज आती है, एटिप्लेज आती है और टेलीप्लेज यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन को मैनेज कर सकते हैं। पहले मेडिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन। कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे? एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन। ठीक है, यह वो मेडिकेशंस होती हैं जो किसके अगेंस्ट काम करती हैं? प्लेटलेट्स का जो है एग्रीगेशन नहीं होने देती, यानी कि प्लेटलेट्स जो है उसको एक जगह क्या नहीं होने देती? यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देती और मायोकार्डियल की जो इंफार्क्शन की जो कंडीशन है उसको रिजोल्व करती है। अब एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशंस में कौन कौन सी आती है? यहाँ पे पहली मेडिकेशन आती है उसका नाम है एस्प्रिन। क्या नाम होती है यहाँ पे? एस्प्रिन होती है। और एस्प्रिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। यदि आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होती है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्प्रिन। दूसरी मेडिकेशन होती है उसका नाम होता है कॉल्पिडोग्रिल। कॉल्पिडोग्रिल, ठीक है। कॉल्पिडोग्रिल जो मेडिकेशंस हैं वो भी अपने यहाँ पे क्या है? काम में लेते हैं एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशंस के अंदर। तो एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशंस में दो आती हैं, पहली आती है आपकी एस्प्रिन, दूसरी आती है यहाँ पे कॉल्पिडोग्रिल मेडिकेशंस यहाँ पे आती है। अब देखिए एस्प्रिन जो है उसका साइड इफेक्ट, मोस्ट साइड इफेक्ट होता है जीआई ब्लीडिंग। क्या होता है यहाँ पे? जीआई ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम उससे ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है एस्प्रिन और कॉल्पिडोग्रिल जो है उसकी वजह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट साइड इफेक्ट हो गया यहाँ पे टिनाइटस। टिनाइटस भी आपको देखने को मिलता है, कानों में घंटी बजती है, ये भी साइड इफेक्ट होता है यहाँ पे किसका? एस्प्रिन और कॉल्पिडोग्रिल जो मेडिकेशन है उसका यहाँ पे साइड इफेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, एक चीज और देखिए, एस्प्रिन को आपको जब भी कोई सर्जरी करना हो उससे 7 दिन पहले आपको क्या कर देना? यहाँ पे स्टॉप कर देना होता है यहाँ पे। ठीक है, और एस्प्रिन की वजह से आपके एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम का नाम होता है रे सिंड्रोम। क्या होता है यहाँ पे? रे सिंड्रोम होता है। यदि बच्चों के अंदर आप एस्प्रिन जो है उसको काम में ले रहे हैं तो आपके कौन सा सिंड्रोम हो सकता है? यहाँ पे रे सिंड्रोम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, रे सिंड्रोम आपके यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन होगी जिसके अंदर आपके एस्प्रिन और कॉल्पिडोग्रिल वगैरह यहाँ पे आगे उसका साइड इफेक्ट वगैरह यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मेडिकेशन पढ़ेंगे उसका नाम है एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस। क्या होंगी? नेक्स्ट मेडिकेशन है उसका नाम है एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन। ठीक है, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे थे मायोकार्डियल इंफार्क्शन का यहाँ पे। ठीक है, उसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है उसका नाम यहाँ पे एंटीकोगुलेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। एंटी का मतलब होता है यहाँ पे अगेंस्ट और कोगुलेशंस का मतलब होता है कि जो कि ब्लड को एक जगह कोगुलेट होने से रोके। ठीक है, कोगुलेशन होने से जो रोकता है उस वाली कंडीशंस को अपन कहते हैं यहाँ पे एंटीकोगुलेंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट वो मेडिकेशंस होती है जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। इसमें भी यहाँ पे कोगुलेशंस को रिड्यूस किया जाता है। अब एंटीकोगुलेंट में दो ड्रग्स आती हैं। पहले ड्रग्स का नाम होता है यहाँ पे हेपरिन, हेपरिन होती है, और दूसरी जो ड्रग्स होती है उसका नाम होता है यहाँ पे वारफरिन होती है। ठीक है, तो हेपरिन और वारफरिन दो टाइप की आपकी मेडिकेशंस आती हैं जो कि एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस होती हैं यहाँ पे।
अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हेपरिन और वारफरिन में मेजर जो डिफरेंस है वो है क्या, ठीक है। तो हेपरिन जो है वो हमेशा उनको कौन से रूट से दे सकते हैं यहाँ पे, आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से यहाँ पे दिया जा सकता है, यानी कि इंट्रावेनस रूट से और सबक्यूटेनियस रूट से आप दे सकते हैं यहाँ पे किसको, हेपरिन को। जबकि लिहाजा वारफरिन जो है वो आप मात्र किससे दे सकते हैं यहाँ पे, ओरल रूट से दिया जा सकता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जाता है कि हेपरिन कौन से रूट से जाती है, तो आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से जाती है, जबकि वारफरिन आपकी कौन से रूट से जाती है, यहाँ पे ओरल रूट से यहाँ पे जाती है। हेपरिन के साथ आप जो है कौन सा टेस्ट करते हैं यहाँ पे, एपीटीटी टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिक जो टाइम है, ठीक है, ये टेस्ट अपन करते हैं, एपीटीटी टेस्ट यहाँ पे कहते हैं। और जबकि वारफरिन के साथ जो टेस्ट किया जाता है आपको उसका नाम होता है पीटीआईएनआर, पीटीआईएनआर टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो हेपरिन के साथ जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम होता है एपीटीटी, और वारफरिन के साथ जो टेस्ट करते हैं उसका नाम होता है यहाँ पे क्या है, पीटीआईएनआर होता है। हेपरिन का एंटीडोट क्या होता है यहाँ पे, प्रोटामीन सल्फेट होता है। क्या होता है, प्रोटामीन सल्फेट जो है वो किसका एंटीडोट होता है, ये एंटीडोट है हेपरिन का, जबकि वारफरिन का एंटीडोट आपके यहाँ पे होता है विटामिन के होता है। क्या होता है यहाँ पे, विटामिन के होता है। और विटामिन के जो है यहाँ पे ये बच्चे को एट बर्थ दिया जाता है। कब दिया जाता है, यहाँ पे एट बर्थ दिया जाता है, जन्म पे आप बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन यहाँ पे दे देते हैं। और कौन से रूट से देते हैं, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। और पेशेंट की कौन सी जगह कौन सी साइड को आप काम में लेते हैं, उसका नाम होता है वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस जो मसल्स है उसको आप काम में लेते हैं विटामिन के का इंजेक्शन देने के लिए। और इसका जो डोज होता है यहाँ पे वो 0.5 ml अपन यहाँ पे डोज जो है वो देते हैं विटामिन के का। ये बच्चों में दिया जाता है आईएम इंजेक्शन के रूप से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो हेपरिन का एंटीडोट क्या होता है, यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट होता है। वारफरिन का तो देखिए एंटीकोगुलेंट जो उसका आपने यहाँ पे पढ़ा दिया, ठीक है। हेपरिन हो गया यहाँ पे और वारफरिन हो गया, दो मेडिकेशंस आपके यहाँ पे आती हैं। हेपरिन जो उसका रूट कौन सा होता है, यहाँ पे आईवी होता है, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, जबकि वारफरिन को आप कौन से रूट से देते हैं, यहाँ पे ओरल रूट से यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और हेपरिन जो है उसके साथ कौन सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हेपरिन के साथ एक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। वारफरिन के साथ अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे पीटीआईएनआर टेस्ट करते हैं। और हेपरिन जो उसका एंटीडोट कौन सा होता है, यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट होता है। वारफरिन का जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे विटामिन के आपके यहाँ पे होता है। तो ये कुछ आपका मैनेजमेंट हुआ जिसका नाम है एंटीकोगुलेंट अपन कहते हैं, जिसमें दो ड्रग आप काम में लेते हैं, पहली वारफरिन और हेपरिन आपका यहाँ पे हो गया। तो आज की क्लासेस आपकी यहीं तक होंगी और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी जो है मेरे YouTube चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यहाँ पे दबाएं। जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ मोटिवेशन लाइन्स के साथ यहाँ पे फिनिश करना चाहूँगा मेरी क्लास को, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समुंदर भी आएगा, होकर कहीं ना बैठे मायूस मेरे दोस्त, ठीक है। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और आप अपना जिंदा जो है इसका आप पूरा जो है प्रूफ दें और आप जो है एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।